इंजरीज और प्रोफेशनल रेसलिंग एक सिक्के के दो पहलू हैं और WWE सुपरस्टार्स के लिए ये खतरा हमेशा बना ही रहता है। हालांकि कोई भी कभी इंजर्ड नहीं होना चाहता, लेकिन हर बार इंजरी एक बुरी खबर हो ऐसा जरूरी नहीं। फिर चाहे बात हो उस बदकिस्मत परफॉर्मर की जिसको चोट लग गई है, या फिर किसी और दूसरे स्टार की जिसको किसी रेसलर के इंजर्ड होने का फायदा मिला हो, फिर चाहे कंपनी से मिली मदद हो, कोई नई कहानी हो, बड़े मैच हो, या फिर टाइटल जीतने की ही बात हो, ऐसे कई मौके रहे हैं जब WWE स्टार्स ने खुद के या किसी और के काम से दूर रहने का फायदा उठाया है, भले ही उस समय उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इसमें उनका ही फायदा है। मैं हूं एडम पजीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 ऐसे WWE स्टार्स जिन्हें इंजरी से बहुत फायदा हुआ। शुरू करते हैं। नंबर 10, JBL। रेसलमेनिया 20 के बाद स्मैकडाउन के पास रेसलर्स का एकदम घिसा पिटा ग्रुप रह गया था। काफी सारे सुपरस्टार्स के इंजरीज और बड़े रेसलर्स के चले जाने से WWE की इस ब्लू ब्रांड में मेन इवेंट्स के लिए अच्छे खिलाड़ियों की काफी भारी कमी पड़ गई थी। ये तो सबको पता ही है कि ब्रॉक लेसनर ने अमेरिकन फुटबॉल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए WWE छोड़ दिया था। वहीं कर्ट एंगल फिर से एक बार अपनी गर्दन की समस्या के चलते बाहर हो गए थे। बिग शो रेसलमेनिया के बाद होने वाले यूरोप के टूर को संभाल सकते थे, लेकिन उन्हें घुटने की सर्जरी की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से वो महीनों तक बाहर रहने वाले थे। इससे WWE और WWE चैंपियन एडी गुरेरो के लिए ये बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स के 8 दिन बाद हुए ड्राफ्ट से भी कोई खास मदद नहीं मिली। WWE ने रॉ के अच्छे रेसलर्स को स्मैकडाउन में लेकर आने की जगह ये फैसला किया कि वो स्मैकडाउन के ही मिड कार्ड रेसलर ब्रैड शॉ को नया अवतार देंगे, और ब्रैड शॉ को एक बियर पीकर बार में लड़ने वाले इंसान से बदलकर लैटिनो से नफरत करने वाले स्टॉक मार्केट किंग का कैरेक्टर JBL बना दिया। ये अचानक से आया बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन WWE ने जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड पर अपनी पूरी जान लगा दी, जो कि बड़े रेसलर्स की कमी से पहले रॉन सिमंस के साथ APA नाम की टीम में कुछ खास नहीं कर रहे थे। JBL को न सिर्फ कैरियर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और गुरेरो के खिलाफ पे पर व्यू मेन इवेंट में मौका मिला, बल्कि आगे जाके रीमैच में उन्होंने एडी से चैंपियनशिप छीन ली, और यहाँ से शुरू हुई 280 दिन तक टाइटल पर राज करने की कहानी। नेक्स्ट बिग थिंग, ओलंपिक हीरो और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट अगर उस समय स्मैकडाउन में होते तो ऐसा होना शायद ही मुमकिन हो पाता। नंबर 9, कोफी किंगस्टन। अगर कोई टैलेंटेड, जाना माना और मेहनती खिलाड़ी जिसे शायद बड़े मौकों पर खेलने के उतने मौके नहीं मिल सके, वो अपने एक बड़े मैच से पहले चोट के कारण बाहर हो जाए, तो सही मायनों में होना ये चाहिए कि उनकी जगह एक ऐसे रेसलर को मौका मिले जो उनकी ही तरह एक टैलेंटेड, जाने माने और मेहनती खिलाड़ी हो, और उसे बड़े मौकों पर खेलने के ज्यादा मौके ना मिले हों। 2019 के एलिमिनेशन चैम्बर में टाइटल मैच में खेलने से कुछ ही दिन पहले टीवी पर ना दिखाए जाने वाले एक लाइव इवेंट में मुस्तफा अली को चोट के चलते कंकशन हो गया और वो कुछ समय के लिए बाहर हो गए। स्मैकडाउन के स्टार्स जैसे कि रे मिस्टीरियो, एंड्राडे, शिंसुके नाकामुरा और रूसेफ में किसी एक को उनकी जगह मौका देने के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन आखिरकार ये मौका मिला कोफी किंगस्टन को। न्यू डे मैन ने गॉन्टलेट मैच में सबको इम्प्रेस कर दिया। इसमें यह फैसला होना था कि चैम्बर में आखिरी नंबर पर कौन जाएगा। हालांकि वो ये मैच जीत नहीं सके, लेकिन इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस और WWE के दर्शकों के शानदार रिस्पांस ने WWE का उनके लिए नजरिया बदल दिया। कोफी पे पर व्यू में जीत नहीं पाए और डैनियल ब्रायन ने अपना टाइटल बचा लिया, लेकिन एक बार फिर से कोफी की परफॉर्मेंस और दर्शकों का सपोर्ट देखकर WWE को मजबूर होना पड़ा अपनी स्टोरी लाइन में बदलाव लाने के लिए, और किंगस्टन को रेसलमेनिया में टाइटल जीतने का एक और मौका मिला। कोफी का ये मैच जीतना शायद WWE के इतिहास में सबसे अच्छे पलों में से एक था। कोफी की किस्मत और उनके साथी खिलाड़ी को बदकिस्मती से हुआ कंकशन उन्हें यहाँ तक ले आया। नंबर 8, ट्रिपल एच। जब 21 मई 2001 के रॉ मेन इवेंट में ट्रिपल एच की क्वाड मसल्स टूटी, तो उन्हें जरूर यही लगा होगा कि उन्हें ये चोट बहुत ही गलत समय पर लगी है। द गेम उस साल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इसमें कोई शक नहीं था कि WWE टाइटल जल्द ही फिर से उनका होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय वो WWE चैंपियन स्टीव ऑस्टिन के साथ टीम अप करके फाइट्स कर रहे थे, और ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता था कि स्टोन कोल्ड और सेरेब्रल असासिन की जोड़ी बहुत दिनों तक साथ टिक पाती। हाँ, ट्रिपल एच को लगभग पूरे साल रिंग से दूर रहना पड़ा और बड़े पे पर व्यू इवेंट्स जैसे कि समर स्लैम और सर्वाइवल सीरीज भी उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उनका वहां ना होना उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इंजरी की वजह से ट्रिपल एच ने इन्वेजन स्टोरी लाइन पूरी तरह मिस कर दिया, और इस छुट्टी का फायदा ट्रिपल एच ने अपनी रिकवरी में उठाया और वो रॉयल रंबल आते आते पूरी तरह फिट हो गए। WWE ने उनके बाहर रहने के दौरान ट्रिपल एच की मोटिवेट कर देने वाली वीडियो दिखाई, जिसमें ये दिखाया कि वो रिंग में वापस आने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण फैंस ये भूल ही गए कि इंजरी से पहले ट्रिपल एच एक खतरनाक हील थे और उनकी इमेज एक हील से WWE के सबसे बड़े बेबी फेस में बदल गई। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब उन्होंने वापसी की, दर्शकों का जोश अपने आप में सारी कहानी बयां करता था। ऐसी शानदार वापसी के बाद
रॉयल रंबल के विनर के लिए वो ही सबकी पहली पसंद बन गए। रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पहुंच गए। नंबर 7, डॉल्फ जिगलर। 2014 में पूरा WWE रोमन रेंस की ट्रेन पर सवार था और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में रोमन रेंस फीचर्ड परफॉर्मर होते। रेंस के ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग मैच में पूरा प्लान तैयार था कि वो अथॉरिटीज के लिए बड़ी रुकावट बनेंगे, लेकिन जब रेंस को इवेंट से कुछ ही महीनों पहले अचानक हर्निया का ऑपरेशन कराने जाना पड़ा तो उन्हें मजबूरी में इस प्लान से अलग कर दिया गया। उनकी जगह ली डॉल्फ जिगलर ने। बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन अचानक से रोमन को मिल रही मदद उन्हें मिलने लगी। हालांकि शो ऑफ ने रॉयल रंबल तो नहीं जीता, ना ही रेसलमेनिया को हेडलाइन किया, क्योंकि उनकी कहानी इतनी आगे बढ़ती उससे पहले रोमन रिंग में वापस लौट आए थे। लेकिन फिर भी उनका कैरियर 2014 के अंत में काफी तेजी से आगे बढ़ा। ये तेजी तब और साफ दिखी जब सर्वाइवर सीरीज में डॉल्फ ने केन, ल्यूक हार्पर और सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट किया और मैच के सोल सर्वाइवर बने। सही समय पर स्टिंग की मदद मिलने के कारण जिगलर के कैरियर को इस शो के बाद भी काफी अच्छी रफ्तार मिली और अगले ही महीने TLC पेपर-व्यू में हार्पर को हराकर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन गए। नंबर 6, केविन ओवेंस। फिन बैलर और सेथ रॉलिंस को 2016 समर स्लैम में मौका दिया गया कि वो WWE के इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा सके और उन दोनों में से कोई एक सबसे पहला WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने। एक बहुत ही शानदार और कांटे की टक्कर के बाद बैलर ने ये मैच जीत लिया। ओवेंस को अपना फिनिशर कूप दी ग्रास मार के वो सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। ये बैलर के लिए एक बहुत बड़ा पल था। उन्होंने अपना पहला WWE मेन रोस्टर टाइटल जीता था, वो भी कंपनी के साल के सबसे शोज में से एक के सेमी मेन इवेंट में। अगले ही दिन रॉ पर फिन को अपना टाइटल छोड़ना पड़ा क्योंकि एक दिन पहले हुए मैच में उन्हें चोट लग गई थी, जिसके बाद अगले हफ्ते केविन ओवेंस 4-वे मैच जीतकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। इस मैच में उन्होंने रॉलिंस, रोमन रेंस और बिग कैस को हराया। केविन ओवेंस जो एक हफ्ते पहले समर स्लैम में जेरिको के साथ टीम अप करके टैग टीम एक्शन में थे, एंजो अमोरे और बिग कैस के खिलाफ ओपनिंग मैच खेल रहे थे। वो अब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही WWE की रेड ब्रांड के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। यहाँ से शुरुआत हुई KO के शानदार 6 महीने की, पर ये सब शायद मुमकिन नहीं होता अगर बैलर को सर्जरी की जरूरत ना पड़ती। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन। जैसे जैसे साल 2002 बढ़ रहा था वैसे वैसे रैंडी ऑर्टन का WWE करियर हफ्ते दर हफ्ते, मैच दर मैच बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। रेसलिंग फैमिली से आने वाले रैंडी में टैलेंट कूट कूट के भरा था। WWE ने उनको तेजी से आगे बढ़ाते हुए स्मैकडाउन से रॉ में भेजकर ये साफ कर दिया था रैंडी ऑर्टन के लिए WWE ने काफी बड़े प्लान्स बना रखे हैं। अफसोस ऑर्टन फ्लैगशिप शो के 2 मैच बाद ही अपने कंधे में चोट लगा बैठे। ये चोट किसी के लिए भी बड़ी रुकावट बन सकती थी, लेकिन WWE ने फैसला किया कि वो इस नए उभरते स्टार को टीवी पर बनाए रखेंगे। RNN अपडेट्स के तौर पे हर हफ्ते रैंडी न्यूज नेटवर्क सेगमेंट से न सिर्फ लेजेंड किलर को रॉ पर जगह बनाए रखने में मदद मिली, बल्कि WWE यूनिवर्स के सामने उन्हें अपनी पर्सनैलिटी और कैरिस्मा दिखाने का भी मौका मिला और वो अपना असल हील अवतार भी दिखा पाए। मैच या दूसरे किसी सुपरस्टार के सेगमेंट के बीच आकर RNN से फैंस को ये खबर मिलती थी कि ऑर्टन की रिकवरी कैसी चल रही है और ये रैंडी खुद ही बताते थे। जैसे जैसे टाइम निकला रैंडी और ज्यादा घमंडी होते गए और धीरे धीरे हील बन गए। इसकी बदौलत उनकी वापसी एवोल्यूशन ग्रुप के मेंबर के तौर पे हुई, जो शायद तब फैंस एक्सेप्ट ना करते अगर वो एक सीधे साधे बेबी फेस के तौर पे खेलते रहते। नंबर 4, जैक राइडर। WWE में इंजर्ड होने का सबसे बुरा समय अगर कोई है तो वो है रेसलमेनिया में डेब्यूट करने से बस कुछ ही दिन पहले। बेचारे नेविल सिर्फ कुछ ही दिन दूर थे अपने रेसलमेनिया 32 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लैडर मैच से, जब एक बहुत ही आम बेसबॉल स्लाइड परफॉर्म करते टाइम उनकी एंकल टूट गई और लगभग पूरे साल के लिए उन्हें रिंग से बाहर बैठना पड़ा। नेविल की जगह ली जैक राइडर ने, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो बहुत ही मेहनती खिलाड़ी थे, लेकिन लंबे समय से बड़े स्टार्स के खिलाफ हारने के लिए ही आते थे और उनका ज्यादातर समय सुपरस्टार्स और मेन इवेंट पर परफॉर्म करते हुए बीतता था, जिसके बाद उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये मौका मिला। किसी को भी लॉन्ग आइलैंड के इस मौके पे टाइटल जीतने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि उनको मैच में सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए डाला गया है। मजे की बात देखिए, मैच के अंत में राइडर के हाथ में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बेल्ट थी और उन्हें इस धमाकेदार जीत को रिंग में अपने पिता के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। हाँ, अगले ही दिन रॉ पर राइडर अपना टाइटल द मिज के खिलाफ हार गए, लेकिन इस जीत ने राइडर को एक बेहतरीन रेसलमेनिया मूवमेंट दे दिया और अपने आप को फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बुलाने का हक भी दे दिया, भले ही वो बेल्ट उनके पास एक दिन ही टिकी।
नंबर 3, शॉन माइकल्स। हाँ, शॉन माइकल्स और इंजरीज ये कहानी बहुत पुरानी है ना। 90 के दशक के दौरान द हार्ट ब्रेक किड आए दिन अपने टाइटल्स छोड़ते रहते थे, चाहे वो WWE टाइटल ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको कोई ना कोई दर्दनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि चेहरे से स्माइल ही गायब हो जाना। इससे कभी शॉन को फायदा होता था तो कभी उनके साथी रेसलर्स को। कभी कभी माइकल सच में बहुत ज्यादा बुरी तरह से चोट खाते थे और कोई और उनकी जगह लेता था। HBK को भी दूसरों के इंजर्ड होने का फायदा मिलता रहता था, जिसमें उनके ही DX टैग टीम के पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड ट्रिपल H भी शामिल हैं। रेसलमेनिया 23 से बस कुछ ही महीनों पहले जब द गेम की क्वाड मसल्स टूट गई थी तो WWE का इतने बड़े शो के लिए बनाया गया प्लान खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। ट्रिपल H को WWE चैंपियन जॉन सीना से लड़ना था पिछले साल के रीमैच के लिए, लेकिन उनकी इस इंजरी का मतलब था कि वो अगली गर्मियों तक रिंग से बाहर रहने वाले थे। ऐसे मौके पर मिस्टर रेसलमेनिया से बेहतर और कौन हो सकता था जो आगे आकर ऐसा खेल दिखाए कि जॉन सीना के साथ ये मैच शानदार हो सके। शॉन ने बहुत ही आराम से ट्रिपल H की जगह ले ली और आखिरी मैच में ऐसी लड़ाई की कि ये रेसलमेनिया पिछले 3 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो बन गया। नंबर 2, स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बहुत ही तेजी से WWE की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जा रहे थे जब उनका कैरियर पलक झपकते ही खत्म होने के कगार पे आ गया। समर स्लैम 1997 में ओवेन हार्ट के गलत टूमस्टोन पाइल ड्राइवर से इंजर्ड हुए टेक्सास रेटलस्नेक के सर पे पैरालिसिस का खतरा मंडराने लगा। खुशकिस्मती से वो थोड़ी देर में होश में आ गए और किसी तरह वो सर्जरी से बच गए, कम से कम कुछ सालों के लिए ही सही। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो एकदम ठीक थे। उनकी गर्दन बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी और वो आने वाले कई महीनों के लिए रिंग में लड़ने के लिए फिट नहीं थे। जले पे नमक छिड़कने वाली बात तो ये थी कि उन्हें अपने दोनों टाइटल्स, टैग टीम टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल छोड़ने पड़े। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि स्टोन कोल्ड को क्लैश करने के लिए रेसलिंग गियर और बूट्स पहनना जरूरी नहीं था। WWE अपने सबसे उभरते और चहीते सितारे को शो से हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ऑस्टिन को प्रोमोस देना शुरू किया, WWE अथॉरिटी को चैलेंज करवाना शुरू किया और बिना कोई चोट खाए स्टनर्स मारने की इजाजत दे दी। WWE को मुश्किलों में डालने वाली इन हरकतों ने ऑस्टिन को पहले से भी बड़ा स्टार बना दिया और फैंस उनको WWE रिंग में एक्शन में देखने और WWE चैंपियन बनते देखने के लिए तड़पने लगे। नंबर 1, बेकी लिंच। बेकी लिंच को रातों रात बनी स्टार बोलना शायद गलत होगा, लेकिन 12 नवंबर 2018 को रॉ में नाया जैक्स से पंच बेकी के खून से सने चेहरे की यादें बेकी को ऑस्टिन 316 जैसा पल दे गईं, जिसने स्मैकडाउन के विमेंस चैंपियन को एक सुपरस्टार से मेगा स्टार बना दिया था। द मैन का मैच रॉ की विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी के खिलाफ सर्वाइवर सीरीज में इंटर ब्रांड बैटल के लिए तय हुआ था। इसके 6 दिन पहले एक बिग मैली मैच में बेकी को नाया जैक्स का जोरदार मुक्का लगा, जिससे उनकी नाक टूट गई और बहुत ही खतरनाक कंकशन हुआ। बेकी को इसका ये फायदा हुआ कि उनकी जगह शार्लेट फ्लेयर को मिली, जिसमें द क्वीन डिस्क्वालिफिकेशन से हार गईं। अगर बेकी फिट रहती तो ये मैच उन्हें किसी न किसी तरह रोंडा से हारकर रोंडा की अनडिफीटेड स्ट्रीक को जारी रखना पड़ता, तो उनके मैच से दूर होने ने उन्हें इस बार से बचा लिया और उनके तेजी से बढ़ रहे कैरियर में रुकावट आने से भी रोक लिया। लिंच का इस तरह मैच से हटना और साथ ही नाया के हाथों चोट खाने के बाद उनका वो यादगार पल कारण बना रेसलमेनिया हिस्ट्री के पहले विमेंस मेन इवेंट का, जहां उन्हें एक ऐतिहासिक यूनिफिकेशन मैच में राउजी और फ्लेयर के ऊपर एक बहुत बड़ी जीत मिली। दर्द सिर्फ कुछ ही समय तक रहता है, लेकिन बेकी की चोट ने ऐसे पल दिए जो हमेशा यादगार रहेंगे।